हमने ऑलरेडी कल 73 सेक्शन कवर कर लिया था। सेक्शन 73 से 75 तक जो है वो डील करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो उसकी रेमेडीज क्या है। सो रेमेडीज के बारे में बताता है 73 to 75, व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो जब रेमेडी क्या अवेलेबल है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड करें एंड देन गो फॉर द कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए चले जाएं, जो भी हमारे को लॉस हुआ है या डैमेजेस हुए हैं कंपनसेशन के लिए चले जाएं। सेकेंडरी यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकते हैं आप, या इंजंक्शन के लिए जा सकते हैं। एंड जितना चलो ब्रीच हो गया है बट कंपनसेशन के फॉर्म में आप क्वांटम मेरिट दे दीजिए, ठीक है, जितना मैं काम कर चुका हूं उतना दे दीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक अलग से ही हमारे पास एक्ट है जिसमें सारी बातें कवर की गई है। और रही बात कंपनसेशन की, ये सेक्शन 73 और 74, 4 and 5 डील करता है। तो 73 to 75 ये हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी उसमें हमने कंपनसेशन के फॉर्म में सेक्शन 73 के बारे में बात कर चुके हैं। दैट मीन 73 में हमने बात करी जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूजुअल डैमेजेस जो है यू कैन से जनरल डैमेजेस दिए जा सकते हैं, जितना नुकसान हुआ है जनरल डैमेजेस। एंड इन केस if there is a knowledge about कि उसको कितना लॉस हो जाएगा if I'll breach a contract, in that case special damages can be given। ये चीजें हम कर चुके हैं सेक्शन 73 में, यानी स्पेशल डैमेजेस और जनरल डैमेजेस मिलते हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, मिटिगेटिंग द लॉस, ये हम सेक्शन 73 में ऑलरेडी कर चुके हैं। Now today we'll be discussing about section 74 and 75। आज हम 74 के बारे में बात करेंगे और उसी में हम 75 के बारे में बात करेंगे। Now when we're talking about the 74, तो section 74 में हम बात करेंगे जहां पे पार्टीज ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, when the party made a contract, उसी वक्त उन्होंने एक लिक्विडेटेड डैमेजेस को निर्धारित कर लिया था। लिक्विडेटेड डैमेजेस के अगर दोनों में से कोई भी ब्रीच करेगा तो जो एग्री पार्टी है दैट वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट डैमेजेस फ्रॉम अदर पार्टी। और लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन है, प्री एस्टिमेटेड है, ठीक है, प्री एस्टिमेटेड यानी पहले से ही हमने लिख रखा है कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में 100 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस। और एक होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो निर्धारित नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इट इज डीलिंग विद द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लॉ ऑफ टॉर्ट्स अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से डील करता है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी सामने वाले को हमारे ब्रीच की वजह से, हमारे सिविल रॉन्ग की वजह से कितना डैमेज पहुंचा है। दैट वुड बी असेस्ड बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट। तो भी उनके डिस्प्यूट है सिविल रॉन्ग को डिसाइड करते हुए निर्धारित करेगी कोर्ट, दैट इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बट इन द कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 74 हम ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है कि अगर कोई ब्रीच करेगी तो ये अमाउंट जो है दैट अमाउंट हैज टू पे टू द एग्री पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे एक तो लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की गई है, दूसरी बात की गई है पेनल्टी की। पेनल्टी, पेनल्टी क्या होता है, जब जो चीज जितना हमें एक्चुअल लॉस हो रहा है या एक्चुअल डैमेज जो हुआ है उससे बढ़कर अगर हमें पेमेंट देना पड़ रहा है इन दी एक्सेस ऑफ द लॉस, जितना लॉस है उससे भी ज्यादा अगर हमें पेमेंट देना पड़ रहा है, कंपनसेशन देना पड़ रहा है, इट कैन बी कंसीडर एज अ पेनल्टी, उसको हम पेनल्टी बोलते हैं। सो 74 में दो चीजें बात की गई हैं, एक तो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर पेनल्टी।
नाउ क्वेश्चन ये अराइज आता है यहाँ पर, द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में सपोज ए एंड बी, हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ए को सप्लाई करने हैं गुड्स, से फॉर एग्जांपल फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज की गुड सप्लाई करने हैं, ए को बी को 1 लाख रुपए के गुड्स को सप्लाई करना है। बट व्हाट हैपेंस, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू सप्लाई द गुड ऑन टाइम्स, अगर आप टाइम पे गुड सप्लाई नहीं कर पाए, देन यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज एज अ पेनल्टी। नाउ द क्वेश्चन हियर इज 1 लाख रुपए का तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और पेनल्टी लग रही है 2 लाख रुपए की। इज इट जस्टिफिएबल? क्या ये जस्टिफाइड है? ये हमने देखना है। और ये 2 लाख रुपए जो है, ऑफ कोर्स ही बात है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, ठीक है, ये तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, पहले से निर्धारित किया गया है। बट क्या 2 लाख रुपए पे होंगे या नहीं होंगे, या 2 लाख से कम होंगे? ठीक है, ये हमें समझना है इस सेक्शन 74 एंड 75 में। बेरेट तो सिंपली कहता है पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर यू हैव टू पे, बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ जजमेंट्स आर देयर, जिसमें इस बारे में बात की गई है कि क्या ये जो पेनल्टी का क्लॉज लिख दिया है ये पे करना है या नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था इलस्ट्रेशन पढ़ के आना आप, एक इलस्ट्रेशन ऐसी कहती है जिसमें ए ने बी को कुछ पैसा लोन लिया है, जब लोन को रीपे करने की बात आती है तो ऑफ कोर्स ही बात है इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट देना है 12%, उनने कहा भैया मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को पे करने पड़ेंगे 1 लाख, सपोज जो भी वट एवर द अमाउंट इज, से फॉर एग्जांपल दिस अमाउंट। बट इफ यू मेक डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 75% पर एनम। 75 यानी अब आपको 1,175 रुपए देने होंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर इज इट रीजनेबल और नॉट। 12% तो ठीक है, रीजनेबल बात की गई है, ये रीजनेबल है। बट इन केस यू विल डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, दैट मीन्स व्हाट इज द पेनल्टी? अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो पेनल्टी वुड बी ऑफ 175%। तो ये 75% जो है which is stipulated in the contract in the form of penalty, is it justified or not? क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? तो अगर डिफॉल्ट करा तो 75% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, या वही 12% रहेगा? ये हमारे आज के लेक्चर में इसका कंक्लूजन है 74। यही हमें ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि बेरेट तो सिंपली कहता है कि भाई बेरेट में साफ लिखा यू हैव टू पे। नाउ एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या इसमें जब हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है कि भाई अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो ये दैट मच अमाउंट हैज टू पे, बट इज इट स्टिल रिक्वायर्ड कि एक्चुअल लॉस और डैमेज हो या ना हो, एक्चुअल लॉस और डैमेज हो या ना हो, ये भी हमने देखना है। तो आप मुझे बताइए, देखो चलो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया, हम ये देखेंगे एक्चुअल लॉस और डैमेज तब भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या कॉन्ट्रैक्ट जो कह रहा है उसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर दे। सेकेंड हो गया पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, ये जो सेकेंड है ये देखेंगे क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो ये 2 चीजें हैं जो सेक्शन 74 में हमने समझना होता है। 73 में हमने ऑलरेडी देखा, वहां पे कोई भी निर्धारित नहीं है चीजें, कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? या तो यूजुअल डैमेजेस देगी, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, पार्टी वर अवेयर अबाउट इट, देन वहां पर स्पेशल डैमेजेस दिए जा सकते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। ये 2 चीजें आपको देखनी है इसमें। पहले हम बेरेक पढ़ लेंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद केस लॉस है, और एक अर्नेस्ट मनी का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, एंड सिक्योरिटी का भी। सो अब हम बात करते हैं, बेरेट देख लेते हैं एक बार। बेरेट क्या कहता है? 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर
इसका मतलब क्या है? पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, दैट मींस पेनल्टी ऑलरेडी लिखी हुई है, स्टिपुलेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पेनल्टी बताई गई है क्या होगी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो क्या कंपनसेशन आपको देना होगा, दैट इज ऑलरेडी प्री एस्टिमेटेड और यू कैन से प्री डिटरमाइंड। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया है, इफ अ सम इज नेम्ड, देखो यहाँ लिखा है इफ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा है अमाउंट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच, इन केस ऑफ सच ब्रीच, और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। या तो एक मैंने आपको बताया, एक तो लिक्विडेट डैमेजेस हो गए। अब दोबारा देखिए, सम इन दी नेम नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख दिया गया है दैट मींस लिक्विडेटेड डैमेजेस। पहले ही बता दे कि भाई मैं अगर ब्रीच होता तो आपको 10,000 पे कर दूंगा, या डिफॉल्टिंग पार्टी 10,000 पे करेगी, दैट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस जो ऑलरेडी निर्धारित है। और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, अगर आपने ब्रीच नहीं किया तो आप पे ये पेनल्टी इंपोज की जाएगी, अगर ऐसा लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो। द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ द ब्रीच इज एंटाइटल्ड, जो पार्टी कंप्लेन कर रही है कि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया है, इज एंटाइटल्ड वेदर और नॉट, अब देखो यहाँ लिखा क्या है, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव्ड। यानी अगर बेरेट तो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख चुका है, यू डोंट नीड टू प्रूव एनी एक्चुअल डैमेज और लॉस मुझे हुआ या नहीं हुआ। टू हैव बीन कॉज्ड देयरबाय, टू रिसीव फ्रॉम पार्टी who has broken the contract reasonable compensation, ठीक है। यानी मेरे को डैमेज हो या ना हो, इट्स नॉट नीड रिक्वायर्ड टू प्रूव इट एज पर द बेयर एक्ट, whether or not the actual damage or loss is proved, to have been caused thereby, breach करने से मुझे क्या नुकसान हुआ, it's irrelevant. To receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, रीजनेबल कंपनसेशन मिलेगा नॉट एक्सीडिंग, लेकिन फिर भी जो अमाउंट लिखा है उससे ज्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड, और एज द केस मे बी द पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। एक तो आपने अमाउंट लिख दिया या आपने पेनल्टी की बात कर दी, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक लिक्विडेटेड अमाउंट है इन केस ऑफ ब्रीच, या एक पेनल्टी हो सकती है, बट ना ही पेनल्टी से ज्यादा पैसा लिया जाएगा, ना ही लिक्विडेटेड डैमेजेस से ज्यादा होगा। और इसमें एक चीज है, सिर्फ कोर्ट को जो उचित लगे। अब वो जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन बताया था कि ये दो क्वेश्चन हमें ढूंढने इनका आंसर, वो हम देखेंगे इसमें। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन, अ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जिस दिन डिफॉल्ट गया उससे अगर उस डेट से आपने इंक्रीज इंटरेस्ट बना लिया, जैसे मैंने आपको बताया था 12% था, लेकिन आपने डिफॉल्ट करा तो इंटरेस्ट हो गया 75, मे बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी माना जाएगा। दोबारा पढ़िए, एक्सप्लेनेशन कहता है स्टिपुलेशन फॉर द इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जिस दिन आपने डिफॉल्ट किया है, मे बी स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अब आप इसको देखिए एक बार, यहां लिखा है ना, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोन को रीपे करेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बट अगर डिफॉल्ट हुआ तो 75, तो 75% क्या है ये, व्हाट शुड बी कंसीडर, इसको हम क्या माने, इसको हम वे ऑफ पेनल्टी मान सकते हैं क्या? Yes. तो ये वे ऑफ पेनल्टी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन में, जैसे डिफॉल्ट करोगे तो 12 का 75% हो जाना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल बी कंसीडर एज अ वे ऑफ पेनल्टी। एक्सेप्शन क्या कहता है, When any person enter into bail bond, अब अगर कोई इंसान बेल बॉन्ड देता है या रिकॉग्निजेंस है या अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर है, जहां पे बॉन्ड भरते हैं हम, एक तो बेल बॉन्ड हो गया, एक होता है गवर्नमेंट भी या कोई कानून में बॉन्ड भरने की बात की गई हो, सेम नेचर, और अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और अंडर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड भरवाती है। गिव्स एनी बॉन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, आपसे कहा गया आप पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, उसके लिए बॉन्ड भरिए, और टू एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड
he shall be liable upon the breach of the condition of any such instrument to pay the whole sum mentioned therein. तब उसको पूरा पैसा जो भी अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई बॉन्ड अगर बनने की बात की, जैसे बेल बॉन्ड हो गया, जमानत देते हुए जब हम पैसे की बात करते हैं, वट एवर द अमाउंट हैज बीन कोटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो बताया आपको पे करना पड़ेगा, राइट? उसमें वो उसको इट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ वे ऑफ पेनल्टी। ऐसे ही अगर हम जब बॉन्ड भरते हैं, गवर्नमेंट ने कहा भाई बॉन्ड भरिए आप, बॉन्ड कैट्स लाइक ए सिक्योरिटी, तो जब आप सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, तो बॉन्ड जब भर रहे हैं, देन इवन यू हैव टू पे द फुल अमाउंट, देयर इज नो रिलैक्सेशन, कोई रीजनेबिलिटी की बात नहीं आएगी। लेकिन हम ऑलरेडी एक बात पढ़ चुके हैं, बेल बॉन्ड का अमाउंट भी रीजनेबल ही होना चाहिए, ठीक है? आई एम श्योर यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मोतीराम का बेल नॉट जेल वाला केस, जिसमें 10,000 रुपए का बॉन्ड मांग लिया था एक ऑर्डिनरी लेबर से, ठीक है? तो बॉन्ड का अमाउंट जो है पेनल्टी स्टैट्यूटरी क्लॉज में नहीं आएगा, यानी यू हैव टू पे व्हाटएवर द बॉन्ड हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यू हैव टू पे इट। नाउ यहां देखो कहीं रीजनेबल वर्ड नहीं लिखा हुआ ना एक्सेप्शन में, बट एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अ पर्सन हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब सपोज मैं XYZ कंपनी हूं, मैंने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं हो जाता है, डज नॉट नेसेसरीली देयरबाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी, कि मेरी भी पब्लिक ड्यूटी बन गई। गवर्नमेंट का मैं काम कर रहा हूं, मैंने गवर्नमेंट से काम लिया है, गवर्नमेंट और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं उसको अगर फुलफिल करता हूं, दैट डजंट मीन दैट आई विल बी टेकिंग अ पब्लिक ड्यूटी, या मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। पब्लिक ड्यूटी गवर्नमेंट की है सारी चीजों को करवाने की, ना कि कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर अगर ब्रीच करता है, डेफिनेटली द गवर्नमेंट कैन सू फॉर द कंपनसेशन। अगर कॉन्ट्रैक्टर ब्रीच करता है टर्म्स एंड कंडीशन को, तो गवर्नमेंट कैन सू, बट ये नहीं कहा जाएगा कि यू आर अंडर द पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी तो गवर्नमेंट की है, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा यूज की है नहीं, बट जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग इट टू यू। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, तब मैं आपको सारा अपना जो मेरे को आज केस लॉज वगैरह कराने, इससे संबंधित मैं आपको कराऊंगा। Now let's start with the illustration number 1. A contracts with B to pay rupees 1,000 रुपए if he fails to pay B 500 रुपीज। A कॉन्ट्रैक्ट करता है B के साथ कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा if he fails to pay B 500 रुपए होना गिवन डे। अक्सर हम बात करते हैं मैं तेरे को 500 रुपए नहीं दे पाया, अगर मैं तेरे को 500 रुपए नहीं दे पाया तो मैं तेरे को 1,000 रुपए दे दूंगा उस दिन, और A फेल हो जाता, नहीं पे कर पाता 500 रुपए उस दिन। बात हो रही है 500 रुपए की, और नहीं देने पे 1,000 रुपए। बात हो रही है 500 रुपए में, आज तेरे को इस डेट को 1 जनवरी 2021 को 500 रुपए दे दूंगा। और यहाँ पे सेकेंडरी बात क्या है कि अगर मैं 500 रुपए नहीं दे पाया तो मैं 1,000 रुपए दे दूंगा, यानी जो अमाउंट देना है उससे भी ज्यादा की बात हो रही है। 500 रुपए तो एक आधा अमाउंट हो गया ना 1,000 का। तो ए फेल्स टू पे बी, 500 रुपए नहीं दे पाया ऑन दैट डे, B is entitled to recover from A such compensation, यानी B जो रिकवर कर सकता है A से 1,000 रुपए रिकवर कर सकता है, 1,000 से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या 1,000 रुपए जो है एक इन द वे ऑफ पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। अच्छा एक बात बताओ, 500 रुपए के पलटे 1,000 रुपए देना उचित लग रहा है क्या? पहले तो ये बात आप बताइए। 500 रुपए अगर मैं आपको नहीं दे पाया तो मैं 1,000 रुपए दूंगा, क्या ये उचित है? क्या ये रीजनेबल है? नो सर। ये रीजनेबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान 500 रुपए के बजाय 1,000 रुपए तो कोई नहीं देगा, राइट? बट इन केस यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपए से ज्यादा, 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं देने हैं। और ये 1,000 रुपए को भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, कोर्ट कंसीडर रीजनेबल, चाहे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था। तो यानी पेनल्टी जो है, मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन दी फॉर्म ऑफ पेनल्टी डैमेजेस नहीं लिए जाते हैं, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, आप फ्री हैं, पेनल्टी लिख सकते हैं, लेकिन पेनल्टी भी तो रीजनेबल हो। हाँ जी, पेनल्टी रीजनेबल हो ना।
तो ये 1,000 रुपए कोर्ट दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन ऑफकोर्स ये बात है कोर्ट 1,000 रुपए भी शायद ना दे। वाई? बिकॉज 500 रुपए के लिए 1,000 रुपए देना इट्स समहाउ अनरीजनेबल। तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए नहीं दिए उसने उस डेट को, इंटरेस्ट के साथ वापस करवा देगी कोर्ट, 12% इंटरेस्ट दे देगी, दैट कुड बी रीजनेबल। तो हमने एक चीज देखा, आपके पास एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, मेंस का भी क्वेश्चन आएगा, इलस्ट्रेशन बेस दिया जाएगा कि बाद में 75% चार्ज किया जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो रीजनेबल होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इवन दो इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट द कोर्ट कैन डिसाइड कि व्हाट कुड बी द बेस्ट इंटरेस्ट। कोर्ट डिसाइड कर सकती है ना। अब बी पढ़ते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इफ ए प्रैक्टिस एज अ सर्जन विद इन कैलकाटा में, अगर वो कैलकाटा में एज अ सर्जन के रूप में प्रैक्टिस करेगा, he will pay B rupees 5,000 rupees, 5,000 रुपए देगा। ए ने एज अ सर्जन ही काम किया है कैलकाटा में, अब जैसे उसने काम कर दिया तो B is entitled to such compensation, बट कितना कंपनसेशन होगा? 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो कि उसने मेंशन किया है। बट 5,000 से क्या कम हो सकता है? डेफिनेटली इफ द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल। 5,000 से ज्यादा तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, बट इससे कम जरूर हो सकता है, यानी रिड्यूस किया जा सकता है, इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? ये बात भी ध्यान में रखना, रिड्यूस हो सकता है 74 में, लेकिन इंक्रीज नहीं होगा। नाउ सी, ए गिव्स अ रिकॉग्निजेंस बाइंडिंग हिम ऑन पेनल्टी, 500 रुपए का उसको कुछ बॉन्ड भरना है टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन द सर्टेन डे, he forfeits his recognizance, he is liable to pay the whole penalty। अब ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शंस पे पढ़ चुके हैं, रिकॉग्निजेंस या बेल बॉन्ड वाले सिचुएशन में उनको पूरा ही पे करना पड़ता, वहां कोई रीजनेबलनेस की बात नहीं चलेगी। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो, कोर्ट ने इम्पोज किया गया है कुछ अमाउंट, या आपने जैसे फॉर एग्जांपल जब हम नौकरियां करते हैं तो नौकरी भरते बेल बॉन्ड भी भरते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड अगर आप सपोज कीजिए, मैंने आपको एक केस बताया था, आपने ट्रेनिंग तो ले ली, आपने गवर्नमेंट जॉब में ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग लेके आपने जॉब नहीं करी, तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट उस वक्त आपसे बॉन्ड भरवा लेती है, सपोज करो 1,00,000 रुपए, 3-3 लाख रुपए ले लेती है वो एनजीसी जैसी कंपनी में, पहले ही आपसे 3 लाख रुपए फिल करवा लेते हैं बॉन्ड के, तो बॉन्ड फॉरफिट हो जाएगा आपका, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ वे ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी के फॉर्म में है वो। 3 लाख से ज्यादा बॉन्ड नहीं मांग सकती, पैसा नहीं मांग सकती, बट 3 लाख तो फॉरफिट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, चैलेंज करते हैं कि 3 लाख रुपए उन्होंने मेरे फॉरफिट कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं, बॉन्ड मेरा फॉरफिट हो गया है, डेफिनेटली कोर्ट कैन थिंक अबाउट इट, बट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर गवर्नमेंट की सिचुएशन है, गवर्नमेंट के केसेस में वहां पर रीजनेबलनेस की बात नहीं है। हाउएवर यू आर फ्री टू डू इट, आप तब भी चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, तो मेरे को बॉन्ड का पैसा वापस दे दिया जाए। डेफिनेटली कोर्ट ऐसा कर सकती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एनीथिंग कैन बी डन, बट यू हैव टू प्रूव इट बिफोर द कोर्ट, अ रीजनेबल ग्राउंड दैट यू आर नॉट एबल टू जॉइन द जॉब इवन आफ्टर गेटिंग अ ट्रेनिंग। अब डी क्या कहता है, ए गिव्स बी अ बॉन्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ ₹1,000 विद इंटरेस्ट 12, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, बाद में 75% हो जाता है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, बी इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन एज ए कोर्ट कंसीडर रीजनेबल, जो भी कोर्ट को उचित लगे। ठीक है, जो भी कोर्ट को उचित लगे, तो कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई 1,000 रुपए 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवाएगी। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट 12% ही रखेगी, ज्यादा से ज्यादा 13% हो सकता है, मैक्सिमम 18% हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। रीजनेबल चीजें होनी चाहिए। ए हु owes money to be a money lender undertakes to repay by him by delivering to him 10 months of grain on a certain date। ए का कुछ बकाया है, मनी लेंडर को पैसा देना है, साहूकार को पैसा देना है, और ये बात तय हो चुकी है, वो अपना जब पैसा पे करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ 10 months ऑफ ग्रेन के रूप में देगा। अब होता क्या है यहाँ पर, और ये लिखा है कि अगर आपने मेरे को 10 month, अगर आपने डिफॉल्ट करा, and they stipulate that in the event of is not delivering the stipulated amount by the stipulated date, जिस दिन सब चीजें तय हैं,
उस डेट पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा, ही शैल बी लायबल टू डिलीवर 20 मंथ्स, तो फिर वो 20 मंथ्स देगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा 10 मंथ्स का, और अगर मैंने डिफॉल्ट करा तो मैं पे करूंगा 20 मंथ्स, तो इट इज सर्टेनली इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। जितने की चीज उससे ज्यादा का लॉस, जितने की चीज है उससे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, उसको पेनल्टी बोलते हैं। ठीक है, देखो 10 मंथ्स ऑफ ग्रेन है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने डिफॉल्ट करा तो मैं आपको 11 दे दूं या 12 दे दूं, ये रीजनेबल है। बट 10 मंथ की जगह डबल देना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी हो जाता है, बाय वे ऑफ पेनल्टी मान लिया गया। एंड देयरफॉर द बी इज ओनली एंटाइटल्ड टू रीजनेबल कंपनसेशन इन द ब्रीच। ठीक है, तो बी सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन के लिए अलाउड है, 20 नहीं देने पड़ेंगे उसे। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कहेगा इट्स नॉट अ रीजनेबल, तो कोर्ट उसको रिड्यूस कर देगी। एफ क्या कहता है, ए अंडरटेक्स टू रिपे बी अ लोन ऑफ ₹1000 बाय 5 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ए को 1000 रुपए का लोन लिया है, वो वापस करना है, और वापस करने के लिए 5 इंस्टॉलमेंट बनाई गई, यानी 200 रुपए की ईच हो गई। With the stipulation that in the default of the payment of an installment, अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, एक भी डिफॉल्ट करी, the whole sum shall become due. This stipulation is not by way of penalty, ये पेनल्टी का रूप नहीं है, and the contract may be enforced according to its term. अब मैं आपको एक बार इलस्ट्रेशन जी और पढ़ता हूं, आप मुझे डिफरेंस बताएंगे एफ और जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम तरीके की सिचुएशन है, आपको इसको माइन्यूटली पढ़ना है और मुझे डिफरेंस बताना है। इलस्ट्रेशन जी क्या कहती है, ए ने उधार लिया 1000 रुपए बी से, ऊपर भी उधार की बात है, लोन पे करना है, नीचे भी, एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड, और ₹200 रुपए का बॉन्ड है, पेबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 40 रुपीज ईच। 100 रुपए लिया था उधार, पे करने हैं 200 रुपए का बॉन्ड भरवा लिया है, और 200 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट बन गई, यानी 40 एक साल की, यानी 5 साल की होगी, 40 के हिसाब से 200 रुपए, 200 रुपीज की। विद द स्टिपुलेशन, अगर वो डिफॉल्ट करता, यहाँ पे भी ऊपर वाली सेम कॉपी कर दी है, इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट, अगर वो नहीं पे करेगा, द होल सम शैल बिकम ड्यू। ऊपर भी क्या लिखा है, द होल सम शैल बिकम ड्यू, सारा पैसा वापस देना पड़ेगा उसको, अगर एक भी डिफॉल्ट हुई इंस्टॉलमेंट। ऊपर भी 5 इंस्टॉलमेंट है, नीचे भी 5 इंस्टॉलमेंट है, वहां पे भी पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी ड्यू हो जाएगा। बट ऊपर क्या लिखा है, दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सम, यानी जैसा है वैसा एनफोर्स कराया जा सकता है। बट दी नीचे लिखा है, द होल सम शैल बिकम ड्यू एंड दिस स्टिपुलेशन इज बाय वे ऑफ पेनल्टी। दोनों में कितना बड़ा फर्क है, एक एनफोर्स होगा, एक एनफोर्स नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड जी, बताइए जरा जल्दी से। सर एफ में जो अमाउंट रिपे करनी है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन है, यानी उसने 1000 का लोन लिया था, 1000 ही रिपे करने थे। एंड इन जी लोन तो 100 का लिया था, लेकिन अगर डिफॉल्ट इन पेमेंट होगा तो फिर 200 पे करने होंगे, तो इट इज अ पेनल्टी। हाँ जी, यही डिफरेंस है, यही बच्चों को समझ में नहीं आता, कई बार वो कहते हैं सर दोनों चीज सेम लग रही है। ऊपर वाले अमाउंट में 1000 रुपए का लोन, 1000 रुपए ही पे करना है 5 इंस्टॉलमेंट में, डिफॉल्ट होगा तो फिर से दोबारा 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे। नीचे वाले में 100 रुपए लिए, 200 का बॉन्ड भरवा लिया है, 100 रुपए के 200, 2 गुना, जितने का अमाउंट है उससे 2 गुना। और उसमें भी क्या टर्म्स है, अगर मैंने डिफॉल्ट किया है, अच्छा अगर यहाँ पर 100 की जगह 100 रुपए का बॉन्ड बनता, तो क्या ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी होता? नो, तब नहीं होता, क्योंकि इक्वल अमाउंट है ना, 100 का बॉन्ड, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट बनती, 20 रुपए ईच, तो दैट वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ वे ऑफ पेनल्टी। इज दैट क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई, एफ और जी में क्या डिफरेंस है? यस सर। बाकी लोग बताइए। यस सर। अब हम चलेंगे थोड़े से टेक्निकलिटीज की तरफ, जो हमारे कुछ केस लॉज है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। आई होप ये बेसिक चीजें बेरेट वगैरह कलर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा केस लॉ समझते हैं और प्रोसीड करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हमें ये ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूँ लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? जो ऑलरेडी निर्धारित है। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो ऑलरेडी बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ने एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया पार्टीज अपना डिसाइड कर चुकी थी इतने अगर हमें डिफॉल्ट होता है, ब्रीच होता है तो हम ये पे करेंगे। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज वर एग्रीड अबाउट इट। और जनरली हम क्या करते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस को हम बोल सकते हैं प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस, जो पहले से ही निर्धारित कर लिए गए हैं। जब ऑलरेडी निर्धारित किए गए हैं तो कोर्ट को इससे भी क्या फायदा होता है? कोर्ट को क्या फायदा होता है? कोर्ट नॉट नीड टू प्रूव कि भाई एक्चुअल डैमेज है या नहीं है, एक्चुअल डैमेज है, एक्चुअल लॉस है या नहीं है, तो ये डिस्पेंस विद हो जाता है, डिस्पेंस विद। दैट मींस द कोर्ट को भी कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है कि भैया हाँ ठीक है, ऑलरेडी पार्टीज ने डिसाइड किया भाई इतना अमाउंट है इन केस ऑफ अ ब्रीच। तो एक्चुअल डैमेज के केस में कहीं ना कहीं बर्डन कम होता है डिस्पेंस विद वाला। आई मीन लाइक नो नीड टू प्रूव कि मुझे कितना एक्चुअल लॉस हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर हमने एक बात और पढ़नी है, पेनल्टी वाली। पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, अरे स्पेलिंग क्या चलेगा इसकी? मिनट, स्टिपुलेटेड फॉर, स्टिपुलेटेड फॉर, ठीक है, जो पेनल्टी बताई गई है। अब पेनल्टी क्या होती है पहले आप ये समझ लीजिए। पेनल्टी क्या है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जितना का अमाउंट है या जितने की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट होना। ठीक है, वेरी हाई, यू कैन से इट्स अ वेरी हाई। पेनल्टी क्या होती है? बहुत ज्यादा अमाउंट, जितना लॉस हो उससे कहीं ज्यादा। और ये जो बनाई गई है पेनल्टी इसलिए रखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में ताकि पार्टी डेटर हो, डरे, टू डेटर द पार्टी, टू डेटर पार्टीज नॉट टू ब्रीच, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना करे, नॉट टू ब्रीच। ठीक है, पार्टीज ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट को। दैट इज अ रीजन कि ये इस तरीके के क्लॉजेस रख दिए जाते हैं पेनल्टी। ठीक है, अब ये जो पेनल्टी से संबंधित है एक बहुत लीडिंग केस लॉ रहा था जिसमें बताया गया कि पेनल्टी, ये पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है? लिक्विडेटेड डैमेजेस तो रीजनेबल होंगे, बट क्या पेनल्टी जो है इसको भी हमें देखना है क्या रीजनेबल है या नहीं। अब एक लीडिंग केस रहा था, केस है डनलप न्यूमैटिक, कल मैंने आपको जिक्र भी किया था इस केस का। न्यूमैटिक टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस न्यू गैराज एंड मोटर्स कंपनी लिमिटेड इन द ईयर ऑफ 1915। इसके फैक्ट्स क्या हैं? पहले आप फैक्ट्स जान लीजिए। ये मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको ऑलरेडी कल भी बताया था मैंने कि इस फैक्ट्स में, इस केस में हुआ क्या था कि जब डनलप के जो टायर्स बनते हैं, आपने देखा होगा बड़ी, आई मीन अच्छी अच्छी गाड़ियों में डनलप के टायर्स भी आते हैं। तो जब डनलप के टायर्स की डीलिंग की गई दूसरी किसी कंपनी से, तो डनलप के टायर ने एक लिस्ट प्राइस रखा था, लिस्ट प्राइस के आप जो भी टायर्स होंगे, आप अगर हमसे डील करेंगे तो आप किसी भी थर्ड पर्सन को अगर अपने ये टायर्स बेचेंगे, हमारे टायर्स बेचेंगे, तो उसका प्राइस जो है वो लिस्ट प्राइस से नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो। अगर आपने लिस्ट प्राइस से नीचे बेचा तो जो भी आप एक भी आइटम जो बेचेंगे, ईच आइटम पे यू हैव टू पे 5 पाउंड्स एज अ पेनल्टी। आपको 5 पाउंड पेनल्टी पे करना होगा एवरी टायर सोल्ड। यार टायर का ही तो काम करते हैं ना, डनलप के टायर्स आते हैं। तो अगर एक भी टायर आप बेचेंगे लिस्ट प्राइस से नीचे, क्योंकि हमारी मार्केट की वैल्यू भी है ना, ऐसे तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखने के टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा सकती है। तो इफ यू सेलिंग इन ए टायर लेस देन द लिस्टेड प्राइस और एग्रीड प्राइस बिटवीन अस टू थर्ड पर्सन,
then you have to pay the penalty of £5 as a penalty. Now you tell me whether is it with the £5 जो है, is it a reasonable or unreasonable? हाँ जी, क्या ये जेन्युइन है या नहीं है? रीजनेबल। रीजनेबल है। तो कोर्ट ने इसमें ही कहा कि कि जो स्टिपुलेटेड सम है, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, intended to be genuine compensation. It is a genuine compensation है और reasonable compensation है for the loss suffered, कि हमें जो loss suffered होगा एक genuine माना गया, ठीक है। एंड इसको कंसीडर, अब जो चीज जेन्युइन निकल के आती है, जो रीजनेबल निकल के आती है, ध्यान रखना, जो रीजनेबल निकल के आती है कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसको कंसीडर करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो रीजनेबल है। इफ इट इज नॉट रीजनेबल, अगर जो नॉट रीजनेबल होगी उसको क्या कंसीडर करेंगे, ये अनरीजनेबल जो है उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं बताइए, उसको हम कहेंगे पेनल्टी। इज दैट क्लियर? पेनल्टी। हाँ जी, तो जो अनरीजनेबल है, जो कि रीजनेबल नहीं है और वो इम्पोज की जा रही है, दैट इज पेनल्टी, ठीक है। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो लिख लिया, बट कॉन्ट्रैक्ट में भी रीजनेबल बातें लिखी जाए ना। इफ इट इज अनरीजनेबल देन इट्स इन द वे ऑफ पेनल्टी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सेस अमाउंट, वेरी हाई, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं। तो डनलप टायर के केस में अल्टीमेटली देखा कि £5 is not a big amount and it is only in the form of liquidated damages but not in the form of penalty. रीजनेबल माना कोर्ट ने। बट एक और केस है, वो केस कर लेते हैं हम। एक केस था फोर्ड मोटर्स। फोर्ड आपने सुना ही होगा, फोर्ड इज ऑल्सो नेम ऑफ दी, आपने देखो कार बनाती है, फोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस आर्मस्ट्रॉन्ग। in the year of 1915। अब इस केस में भी क्या है, इस केस में भी इसी तरीके की बात की गई। यहां पर भी प्लेंटिफ जो था, डिफेंडेंट जो है वो रिटेलर है और जो प्लेंटिफ है इस केस में वो फोर्ड कार्स वाले हैं, ठीक है। फोर्ड, प्लेंटिफ जो है फोर्ड है, फोर्ड कंपनी। तो यहाँ पे भी एक स्टिपुलेशन थी, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज अ टर्म दैट यू कैन नॉट सेल, आप जो हमारे जो कार्स हैं या जो गुड्स हैं, जो आइटम्स हैं, मोटर पार्ट्स हैं, उसको एक लिस्ट प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे। कैन नॉट सेल बिलो द लिस्ट प्राइस, बट इफ यू आर सेलिंग बिलो द लिस्ट प्राइस देन यू हैव टू पे £250 एज अ वे ऑफ पेनल्टी। तो आपको ये पे करना पड़ेगा £250, ठीक है, £250 पे करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए क्या £250 जो है, इज इट अ रीजनेबल? क्या है, रीजनेबल है? अनरीजनेबल। रीजन बीइंग सर वेरी हाई अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और पेनल्टी। क्योंकि इसका रीजन क्या है? अब देखो एक बात बताओ, सपोज करो अगर मैं फोर्ड की एक कार है, फोर्ड की जो कार है, सपोज करो, कौन सी गाड़ी मानते फोर्ड की? अरे फोर्ड की जो एक सबसे फेमस गाड़ी चलती है, कौन सी? फोर्ड फिएस्टा, नहीं फोर्ड फिएस्टा नहीं है, चलो जो भी गाड़ी है उसकी कीमत इंडिया के प्राइस पे लगभग 12 लाख रुपए की तो है, 12 से 13 लाख रुपए की आती है वो। इको स्पोर्ट, ठीक है, इको स्पोर्ट्स के 12 लाख रुपए कीमत है। तो अगर 12 लाख रुपए के लिए अगर हमें £250 एज अ पेनल्टी पे करना पड़ा, क्या रीजनेबल है या नहीं है? इसको अगर आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आता है, £1 100 से तो ऊपर का ही है। तो वट एवर द अमाउंट विल बी, जो भी 12 लाख है उसको 100 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो £12,000 की चीज है,
12,000 पाउंड की एवरेज मान लेते हैं, 12,000 पाउंड की जो चीज है उस पर 250 पेनल्टी लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती? 250 पाउंड्स, बताइए पहले ये, क्या ये रीजनेबल है या नहीं है? बताइए जल्दी से, कम ऑन। Sir, it seems reasonable. इट रीजनेबल, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? एनी आइटम, कोई भी आइटम आप बेचें। अरे आइटम तो 2 पाउंड की भी हो सकती है, 5 पाउंड की भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप कार बेच रहे हो, पूरी की पूरी कार बेच रहे हो, और वो अगर एक अमाउंट से नीचे बेची जा रही है, देन इट कुड बी पॉसिबल कि आप 250 पाउंड्स का एक रीजनेबल अमाउंट लग रहा है। बट जो अगर कई बार, क्योंकि मोटर पार्ट्स भी तो होते हैं, और वो कई बार 100 पाउंड की हो चीज मान के चल लो, उसको अगर हमने अगर 100 पाउंड्स की है तो उस पर 250 पाउंड्स अगर पेनल्टी लेना, तो वो उचित नहीं है, दैट इज अनरीजनेबल। एंड देयरफॉर कोर्ट ने कहा, कई बार ऐसी चीजें भी हुई थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन दिस केस, कि जो पार्ट बेचा गया, द पार्ट सोल्ड वाज ऑफ लेसर वैल्यू, उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी, लेसर वैल्यू देन द डैमेजेस पेबल, जो डैमेजेस थे उससे भी कम थी। डैमेजेस आप मांग रहे हो कितना? 250, और हमने जो पार्ट बेचा 100 पाउंड का बेचा या 2 पाउंड का बेचा हो, तो इस सिचुएशन में इसको पेनल्टी माना गया, और पेनल्टी जो दैट वाज वेरी हाई, देयरफॉर इट्स नॉट रीजनेबल, ठीक है, इसको रीजनेबल नहीं माना, ठीक है। तो इट वाज हेल्ड टू बी अ पेनल्टी, इसको हमने पेनल्टी माना और रीजनेबल नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो इस 250 पाउंड को कम कर सकती है, ठीक है। द सम बो नो रिलेशन विद द डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ ब्रीच, जो ब्रीच हो रहा है और 250 पाउंड, उसका कोई रिलेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसको पेनल्टी मान लिया गया, तो पेनल्टी जो वो रीजनेबल होना चाहिए, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. और ये केस भी 1915 का ही है, दोनों केस है, दोनों में आपको समझ में आ गया कि पेनल्टी जो लगेगी वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। और पेनल्टी का टेस्ट हमने किस में दिया था? पेनल्टी का जो टेस्ट था कि कैसे आप ढूंढेंगे कि क्या ये पेनल्टी है या नहीं है, वो इससे पहले वाला जो केस हमने किया था डनलप न्यूमेटिक टायर्स में कहा गया था। और वो टेस्ट क्या था? ठीक है, हम कैसे ढूंढेंगे कोई पेनल्टी है या डैमेज है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है, पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस, वो कैसे पता चलेगा? आप बताइए कैसे पता लगेगा? अब तो आपको आ गया होगा। हाँ जी, हाउ यू विल फाइंड आउट? सर प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे, अगर अमाउंट प्रोपोर्शनल है तो इट माइट बी रीजनेबल। हाँ जी, जो और गुड्स हैं उससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए ना पेनल्टी का अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर उससे ज्यादा है तो वो पेनल्टी है, उससे कम है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, ठीक है। ये इसमें कहा था, कौन सा केस है आपका? ये डनलप न्यूमेटिक्स में। और ये ऐसा भी ना होना चाहिए, अनकंजाइनेबल नहीं होना चाहिए। अनकंजाइनेबल कहाँ वर्ड पढ़ा था हमने? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अंडे इन्फ्लुएंस में पढ़ा था। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा था ना कि एक इंसान क्या करता है, अपनी 50 लाख की संपत्ति 20 लाख में बेच देता है बिकॉज ऑफ अंडे इन्फ्लुएंस, दैट इज अनकंसाइनेबल बार्गेन। वो चीजें नजर नहीं आनी चाहिए, राइट। तो यही है हमारा, तो केसेस हमने इसमें कर लिए हैं 74 में। अब आगे चलते हैं। अब 74 में एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हम बात करेंगे अर्नेस्ट मनी से संबंधित। इसको हटा दो, मैं क्लियर कर दूं। ओके, सो अब कई बार क्या होता है, जैसे हम अर्नेस्ट मनी होती है वो पे करते हैं। जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो अर्नेस्ट मनी पे करते हैं। तो अर्नेस्ट मनी से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई 10 लाख रुपीस का कोई घर पसंद आया है और मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो मैं इसका अर्नेस्ट मनी देता हूं। अर्नेस्ट मनी कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस दिलाता है कि सामने वाला इज विलिंग टू परफॉर्म,
अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, हम जिसमें एंट्री करे हैं, तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ द सेंस ऑफ टू गिविंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि मैं आपसे फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाह रहा हूं। तो से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का अगर मैं कोई घर खरीदने जा रहा हूं और मेरे को पसंद आया है, तो मैं अर्नेस्ट अमाउंट कितना दूंगा? हाँ जी, हाउ मच आई विल पे अर्नेस्ट मनी? Sir, a small portion of the purchase money. इट कुड बी एनी अमाउंट। क्या 1 रुपया अर्नेस्ट मनी हो सकता है? 1 रुपीज Sir, ओनली। if the other party is ready, then yes. हमने एक बात पढ़ी थी कि कंसिडरेशन जो हो सकता है वो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, ठीक है? तो इवन अ सिंगल रुपीज भी अपने आप में अर्नेस्ट मनी हो सकता है, बयाना ही तो है, टोकन मनी है, इट कुड बी, बट ऑफ कोर्स एक रीजनेबल अमाउंट देना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ चुके हैं कि इस चीज से कोर्ट ये निर्धारित कर सकती है कि adequacy of the consideration can be considered of the court at the time of deciding the case, कि consideration उचित था या नहीं था। However, it's not required कि वो adequate हो या ना हो। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में भी हम अगर आप कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस, अर्नेस्ट मनी रखवाई जाती है, बयाना दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे घर वगैरह खरीदते हैं वहां पे भी अर्नेस्ट मनी होती है, वो खुद कितना भी अमाउंट हो सकता है। और अर्नेस्ट मनी जो होती है, क्या वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस होती है? पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? Yes. पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अगर मैंने 10 लाख रुपए का मकान खरीदना है, मैंने उसके सपोज कीजिए 1 लाख रुपए की मैंने एज अ अर्नेस्ट मनी दे दी है, तो हाउ मच आई हैव टू पे? आई हैव टू पे ओनली द रिमेनिंग अमाउंट। मुझे सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ही तो पे करना है, दैट मींस आई हैव टू पे 9 लाख रुपीस ओनली। तो ये जो होता है, ये होता है अर्नेस्ट मनी इज ए पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बट अगर हम बात करें सिक्योरिटी का, क्या सिक्योरिटी इज इट अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? No. क्या सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है, क्या वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता है? एक का आंसर आया नो, बाकी नहीं सुन रहे क्या? इट इज नॉट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 10 लाख में से मैंने 1 लाख दे दिया तो मुझे 9 ही लाख तो देने हैं। बट सपोज करो मैंने एक एडमिशन लिया है कॉलेज में, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने फीस कितनी पे करी थी? मैंने फीस पे करी से फॉर एग्जाम्पल 1 साल की 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपए के अलावा मैंने 5,000 रुपए सिक्योरिटी भी रखी थी। अगले साल फिर 10,000 दिए, फिर अगले साल 3 साल में लो हो गई, से फॉर एग्जाम्पल 30,000 में लो हो गई और 5,000 रुपए सिक्योरिटी थी। तो ये सिक्योरिटी तो रिफंड हो जाती है ना, दैट इज अ रिफंडेबल, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अमाउंट। 30,000 का पार्ट नहीं है ये 5,000 रुपए। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? अल्टीमेटली वट वो मेरे को कंसिडरेशन कितना देना था? 10 10 10, दैट वाज माय कंसिडरेशन, कि मैं अगर कोई कोर्स करूंगा तो मैं 30,000 रुपए पे करने हैं मुझे 3 साल में। बट ये 5,000 रुपए इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका पार्ट नहीं है। एंड देयरफॉर ये आपने देखा होगा कॉलेज का एडमिशन होने के बाद जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया ये रिफंड होती है। बट क्या अर्नेस्ट मनी रिफंड होती है? अर्नेस्ट मनी रिफंड नहीं होती। No, sir. और एट द सेम टाइम अब हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। मैंने आपसे बात करी सेक्शन 74 में हमने पेनल्टी स्टिपुलेटेड की बात करी, पेनल्टी इज टू स्टिपुलेटेड फॉर बाय वे ऑफ पेनल्टी। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक फॉर फीचर क्लॉज भी डालते हैं। फॉर फीचर क्लॉज लिखते नहीं लिखते हैं? क्या होता है फॉर फीचर क्लॉज? हाँ जी बताइए, व्हाट इज फॉर फीचर क्लॉज? फॉर फीचर क्लॉज नहीं समझ में आया? नहीं आइडिया लग रहा? फॉर फीचर क्लॉज क्या होता है?
कि अगर आपने ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट तो आपका जो पैसा है वो जब्त हो जाएगा, आपकी अर्नेस्ट मनी क्या हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। क्या ये रीजनेबल है या नहीं है? हाँ जी, इज इट रीजनेबल? सर इट इज रीजनेबल, यस। ये फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है, इट इज रीजनेबल। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो आपकी अर्नेस्ट मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो जनरली हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में फॉरफीचर क्लॉज रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो अर्नेस्ट मनी का जब्त होना, बयाने का जब्त होना, दैट इज अ रीजनेबल, वो रीजनेबल माना गया, ठीक है। बट क्या सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी? ये हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, काफी बड़ा डिफरेंस है सिक्योरिटी में और अर्नेस्ट मनी में। मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है, समझ में आया आपको? ऊपर देख लिया डिफरेंस सिक्योरिटी और इसमें कितना फर्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या आप ये लिख सकते हैं आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी अगर आपने हमें रिमेनिंग पैसा नहीं दिया? तो इट कैन बी पॉसिबल, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते, बट आप दोनों को, आपको केस लॉ में आने के लिए जब कोई केस लॉज आप देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड द पार्ट ऑफ क्या नाम है, अर्नेस्ट मनी। Both the parties are free to write anything in the contract apart from the unlawful things, or which they cannot enforce. दोनों पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चीजें लिख सकती हैं, बट उन चीजों को नहीं लिख सकती जो अनलॉफुल हो या जो एनफोर्स ना कराई जा सकती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी जब्त हो सकती है, बट केस लॉस के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। एक केस है जहां पे बात की गई है कि ये जो जमा कराया गया था अमाउंट, इट वाज नॉट अर्नेस्ट मनी बट इट वाज ओनली फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी and therefore it cannot be forfeited. तो सिक्योरिटी को एक केस में मना कर दिया गया था कि सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगी। अगर ये अर्नेस्ट मनी होती तो डेफिनेटली इट कुड हैव बीन फॉरफिटेड, ठीक है। एक केस कर लेते हैं पहले, सिंपल सा केस है फतेह चंद का, फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास। बालकृष्ण दास in the year of 1963। बहुत सिंपल केस है। देखो, एक बंगले को बेचने की बात हुई, सेल ऑफ बंगलो। बंगले की कीमत थी 1,12,500। That was amount which was decided between the parties, क्या इतने का बंगला बेचा जाएगा। और इस बंगले को 1,25,000 में डिसाइड हो गया बेचने का, लेकिन इसकी जो अर्नेस्ट मनी थी दैट वाज जस्ट मेयरली 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए अर्नेस्ट मनी थी। अब इस इंसान ने क्या किया, अर्नेस्ट मनी तो 1,000 रुपए थी और 24,000 रुपए जो डिलीवर करने थे, 24,000 हैज टू बी delivered at the time of possession। तो इस केस में पोजेशन दे दिया गया था और इंसान ने 25,000 रुपए पे कर दिए थे। जिसको पोजेशन मिला उसने 25,000 रुपए पे कर चुका था, अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने बाकी, ठीक है। बट ये जो इंसान है जो 25,000 रुपए पे कर चुका है, ही फेल्ड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, उसके ऊपर का अमाउंट नहीं पे कर पाया, फेल्ड, रिमेनिंग अमाउंट ये नहीं पे कर पाया, he failed to pay remaining amount। Now you being a guys, आपको मैंने आपके अर्नेस्ट मनी के बारे में बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया। अब एक बार बताओ इसका कितना अमाउंट फॉरफिट होगा, हाउ मच अमाउंट विल बी फॉरफिटेड अगर ये आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंटिन्यू होता है? सर वो 1,000 रुपीज अर्नेस्ट मनी, और ये जो 24,000 दिए ने पोजीशन में भी है, ये नहीं होंगे सर शायद। ओके, तो इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि ओनली 1,000 रुपीज विल बी फॉरफिटेड, सिर्फ 1,000 रुपए फॉरफिट होंगे, बिकॉज दैट इज अर्नेस्ट मनी। जबकि पे तो वो कितना कर चुका है, 25,000, लेकिन हमारे और आपके बीच में ऑलरेडी बात हुई थी 1,000 रुपए बयाना है, 24,000 रुपए में एट द टाइम ऑफ पोजीशन दे रहा हूँ आपको, तो टोटल तो 25,000 पहुंच गया।
बट फॉरफिट होगा सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन इस केस में एक पेक्युलैरिटी थी, विशेषता ये थी कि इसको पोजीशन दे दिया गया था। जब पोजीशन दे दिया गया तो कोर्ट ने कहा 24,000 रुपए भी जब्त होंगे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द अर्नेस्ट मनी बट इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन, कि वो इतने दिन मकान में रहा। ठीक है, मकान में रहने का भी रेंट वेंट भी तो होता है, कोई फ्री में तो थोड़ी ना यूज कर सकता, राइट। तो इस पर्पस के लिए तो 24,000 फॉरफिट हो रहे हैं, बट नॉट एज अर्नेस्ट मनी। तो फॉरफिट जो हो रही है अल्टीमेटली देखा जाए तो 1,000 ही हो रहे हैं। 24,000 यू कैन कंसीडर एज अ रेंट, जितने समय तक वो पोजीशन में रहा। इज दैट ओके? हाँ जी, केस समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, सर एक बार रीजनिंग फिर समझ में आ से गई? सर हाँ जी, सर एक बार फिर से बता देंगे, मेरा पावर कट हो गया था। देखो 1,000 रुपए जो जब्त हुए हैं ना, वो एज अ अर्नेस्ट मनी हुए हैं, यानी बयाना जो था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो बयाने की जब्त की बात की गई है ना, कि अर्नेस्ट मनी फॉरफिट होगी, तो 1,000 रुपए ही जब्त होंगे। 24,000 रुपए भी जब्त हुए हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द फॉरफीचर क्लॉज, बट कि वो कब्जे में रहता था। आप किसी के मकान को यूज करेंगे, रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, तो दैट वाज इन दैट फॉर्म, उस फॉर्म में वो पेमेंट हुई है। इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, सपोज ये मकान की ही बात कर लेते हैं, ये मकान है, ठीक है, वैसे झोपड़ी ही बना पाऊंगा मैं, मकान नहीं बना पाऊंगा अभी। ये मकान है, इस मकान को बेचने की बात चल रही है, राइट। इस मकान को जब बेचने की बात चल रही है, अर्नेस्ट मनी भी पे हो चुकी है। ये मकान है 10 लाख रुपए का, और मैं ऑलरेडी 1 लाख रुपए एज अ अर्नेस्ट मनी पे कर चुका हूं। ऑलरेडी हमारे और दूसरी पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एग्रीमेंट टू सेल की जब बात की गई है, एग्रीमेंट टू सेल, तो उसमें ये लिखी गई है बात कि अगर ब्रीच होगा तो 1,000 रुपए फॉरफिट हो जाएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो 1 लाख रुपीज फॉरफिट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात साफ साफ लिखते ही हैं आप लोग, हम लोग सब लिखेंगे, ये बात जब्त हो जाएंगे आपके। अब ये जो 1 लाख रुपए जब्त होने की बात आई, हुआ क्या, इसी दौरान जिस मकान को हम खरीदने की बात कर रहे थे, आंधी तूफान आता है और ये मकान ही टूट जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा टूट गया, कोलैप्स हो गया, गिर गया मकान। Now please tell me whether this earnest money would be forfeited or not. No, sir. Why so? Sir, 56 अप्लाई हो जाएगा ना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, सेक्शन 56 अप्लाई हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेशन ही अगर हो गया है तो भैया मेरा पैसा क्यों जब्त कर रहे हो? क्या मेरे कंट्रोल में था इसके मकान को सही रखना? Then you cannot forfeit my money. It was held in the case of Habil Ali versus Rafiquddin 1968। ठीक है, earnest money cannot be forfeited if the contract has been discharged by frustration। लिख लीजिए, earnest money cannot be forfeited, earnest money cannot be forfeited if contracted discharge because of frustration, by frustration of contract। ठीक है, सेक्शन 56 हो गया। देखो, ब्रीच अलग होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और फ्रस्ट्रेशन अलग होता है। क्लियर है ये केस? लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही लीडिंग केस है जो आपको अपने मेंस में लिखना ही चाहिए, मौला बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
मौला बख्श versus Union of India in the year of 1969. मौला बख्श का केस है, इसमें प्लेंटिफ जो था, प्लेंटिफ का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर, वहां पे प्लेंटिफ जो सप्लाई करेगा किनका, पोटैटोज का, और एग्स होंगे और फिश होगी, ठीक है, कुछ मटेरियल यानी कुछ गुड सप्लाई करेगा मिलिट्री हेडक्वार्टर में, इस गुड्स की सप्लाई की जाएगी। और अपनी साइड से परफॉर्मेंस करने के लिए एज अ सिक्योरिटी यू कैन से इट, क्योंकि ताकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए ना, ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, विलिंगनेस है हमारे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। प्लेंटिफ हैज सबमिटेड डिपॉजिटेड ₹18,500 रुपीज, इतने रुपए जमा कराए हुए थे उसने। ऑफ कोर्स ही बात है, हम कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से कुछ डील करते हैं ना, तो हमें कुछ अमाउंट जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, ताकि ऐसा नहीं है ना कि भाई एज अ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ता है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो 18,500 रुपए जमा करा दिए गए, बट लेटर ऑन क्या हुआ, प्लेंटिफ डिफॉल्ट, प्लेंटिफ सप्लाई नहीं कर पाया। जब प्लेंटिफ सप्लाई नहीं कर पाया तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ने ये जो अमाउंट था ये फॉरफिट कर लिया, फॉरफिटेड दैट अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये मिलिट्री हेडक्वार्टर इस अमाउंट को फॉरफिट कर सकता है या नहीं कर सकता, आप लोग बताइए। हाँ जी सर, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना फॉर द परफॉर्मेंस। ये तो मैंने वर्ड यूज करा नहीं है, आपको बताइए क्या हो सकता है ऐसा, ये अमाउंट डिपॉजिट जो कराया गया, मैंने डिपॉजिट जरूर बोला आपके सामने, बट क्या ये अमाउंट लेकिन फैक्ट नहीं होगा। यही लग रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलो ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट सर है। ये यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी ही लग रहा है, अर्नेस्ट मनी तो नहीं लग रहा। तो अब आपके पास आंसर यही तो है, इसमें मौला बख्श में यही कहा, मौला बख्श में भी यही कहा, ये कहां से अर्नेस्ट मनी लग रही है, इट इज नॉट अर्नेस्ट मनी। कोर्ट ने भी यही कहा, भैया तो अर्नेस्ट मनी तो है ही नहीं, अर्नेस्ट मनी होती तो फॉरफिट हो जाती, क्योंकि अर्नेस्ट मनी में तो पार्ट ऑफ होता है ना, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, इट इज मेयरली अ सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है, और इट डिड नॉट रिप्रेजेंट जेन्युइन प्री एस्टिमेट, ना ही ये प्री एस्टिमेटेड है। प्री एस्टिमेटेड भी थोड़ी ना ये कि भाई अगर आपने सप्लाई नहीं करी तो आपका इतना अमाउंट हम जब्त कर लेंगे, इट जस्ट मेयरली अ सिक्योरिटी, तो ये तो सिर्फ सिक्योरिटी है। और इसी कारणवश सिर्फ देखो डिफरेंस की वजह से कि ये तो सिक्योरिटी थी, मैं आपको नहीं सप्लाई कर पाया ना, भाई मौला बख्श जो है गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं कर पाया ना, आप मुझे बताइए, मैं अगर आपको सप्लाई नहीं कर पाया तो आपको लॉस क्या हुआ, गवर्नमेंट को लॉस क्या हुआ, गवर्नमेंट को लॉस क्या हुआ बताइए। सर, जो गुड सप्लाई होने थे वो नहीं मिले, वो नहीं हो पाया, लेकिन एक्चुअल लॉस हुआ या नहीं हुआ, कुछ लॉस नहीं हुआ इसमें। देखो ये थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया बाद में, मौला बख्श को क्रिटिसाइज किया गया, बट मैं पहले इसका पूरा जो रियल सिनेरियो वो बताता हूँ, उसके बाद में एक और केस कराऊंगा। मौला बख्श कहीं ना कहीं ओवरराइड कर गया वो जो केस, इसमें ये कहा गया भाई गवर्नमेंट का तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, और ना ही ये अर्नेस्ट मनी थी, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, देयर वाज नो प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस, ना ही कोई ऐसा था कि भाई प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस क्या होंगे अगर आपने मुझे सप्लाई नहीं करी, तो ना ही कोई लॉस, ना ही कोई अर्नेस्ट मनी, ना ही प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस, तो इट इज मेयरली अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो वापस कर दो ना, तो रिफंड करवा दी गई, मौला बख्श को पैसा वापस मिल गया। और एक बात और बता देता हूँ, विद इंटरेस्ट मिला था, और इंटरेस्ट तो वैसे चलो कम ही था, 3% पर एनम था,
जस्ट बिकॉज के वो एक डिफरेंस बता पाया कि सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है, पार्ट परफॉर्म अर्नेस्ट मनी क्या होता है, उसको पूरा पैसा वापस मिल गया। और आप समझ सकते हैं 1970 में 18,500 रुपये, इट्स ह्यूज अमाउंट, कई लाखों में जाके बैठेगा आज, राइट? कम से कम 50 लाख के आसपास बैठ सकता है मेरे हिसाब से लोग। तो गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं हुआ, कोर्ट ने ये कहा कि भाई देयर इज नो लॉस। और गवर्नमेंट ने इस केस में, मौला बख्श के केस में बहुत सारी रीजनिंग भी बताई, और वो रीजनिंग वही है, सबसे पहले रीजनिंग कोर्ट ने कही कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है। व्हाट इज अर्नेस्ट मनी? कोर्ट ने ये कहा अर्नेस्ट मनी क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस होता है, इज अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस। जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो बयाना देते हैं ना, तो बयाना जो हम दे रहे हैं उसका पार्ट होता है अर्नेस्ट मनी। और अगर आप फेल हो जाते हैं, रिमेनिंग अमाउंट नहीं देते हैं, तो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट फॉरफिट हो जाता है। बट इस केस में जो हमारा प्रेजेंट केस है, आई मीन इन दिस केस मौला बख्श, वहां पे वो अर्नेस्ट मनी तो थी नहीं, दैट इज मेयरली सिक्योरिटी, वो तो सिक्योरिटी थी। ठीक है, और कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा कि भैया सेक्शन 74 में अगर आप फॉरफीचर कर रहे हैं, फॉरफीचर कब कर सकते हैं आप, कि फॉरफीचर क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए ना। समझ में आया बात? फॉरफीचर आप कर रहे हैं बाय वे ऑफ पेनल्टी, वे ऑफ पेनल्टी इट मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए। वो आपको रीजनेबल तो था ही नहीं, आप उसका 18,500 रुपये जब्त कर रहे हैं, और एक्चुअल लॉस आपको हुआ या नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट था भाई, मैं आपको बता चुका हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी यूनियन ऑफ इंडिया को कोई लॉस हुआ ही नहीं। जब कोई लॉस नहीं हुआ तो भैया काय का फॉरफीचर कर रहे हो आप, ठीक है। और सेक्शन 74 ये बात करता है, इससे फायदा क्या हुआ। सेक्शन 74 में एक बात लिखी है, एक्चुअल लॉस और डैमेजेस हो या ना उससे मतलब नहीं है। देखो अब यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई इसके। सेक्शन 74 में तो एक्चुअल लॉस हो या ना उससे मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव होता है, बट इस केस में कह दिया गया कि एक्चुअल लॉस नहीं हुआ तो कुछ नहीं पे करेंगे। जबकि 74 में लिखा है कि लॉस हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। जब हम दो पार्टी एग्री है ना, तो भाई हम क्या ढूंढे कि भाई आपको लॉस हुआ नहीं हुआ, बेकार का बर्डन और हो रहा है भाई, क्योंकि अगर लॉस होगा तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि मुझे एक्चुअल लॉस हुआ है। तो 74 जो कहीं ना कहीं इसमें लिखा है कि एक्चुअल लॉस हो या ना हो इज इररिलेवेंट, क्योंकि पार्टीज जो है एग्री थी लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए, तो इससे तो कोर्ट का बर्डन भी कम हो रहा था। बट इस केस में कहा गया गवर्नमेंट को तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो व्हाई दे आर फॉरफिटिंग, ठीक है। और लेकिन इसमें ये ऐसा क्यों कहा गया, देखो कोई भी लॉ के ओवरराइड नहीं करती कोर्ट, इसमें ये कहा गया 74 में एक्चुअल लॉस हो या ना हो वो इररिलेवेंट हो सकता है, बट तब भी डैमेजेस जब देंगे, डैमेजेस जब लिए जाएं तो वो तो जस्टिफाइड होना चाहिए ना, दैट हैज टू बी जस्टिफाइड। कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि एकदम से पूरे कानून को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इन्होंने कोर्ट ने रीजनिंग दी, अल्टीमेटली कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई लॉस नहीं हुआ इसलिए कोई फॉरफीचर नहीं होगा, देयर इज नो फॉरफीचर। तो मौला बख्श इस तरीके से डिसाइड हुआ। बाद में इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ये मिला कि चाहे सिक्योरिटी अमाउंट हो चाहे अर्नेस्ट मनी हो, इनका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस। हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस क्या है इनका, to to secure the ensure performance performance of the परफॉर्म हो जाए, contract. दोनों का पर्पस तो वही है ना। तो भैया सिक्योरिटी भी जब्त की जानी चाहिए, बल्कि मौला बख्श में तो सिक्योरिटी भी वापस दे दी गई। तो कोर्ट का क्रिटिसिज्म हुआ बाद में, कुछ जो जूरिस्ट हैं जो ऑथर्स हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली एक बंदा ब्रीच करके भी उसको सिक्योरिटी वापस मिल गई। मौला बख्श के केस में ध्यान रखना, ब्रीच करने के बाद भी सिक्योरिटी भी वापस हो गई, वो भी विद इंटरेस्ट, तो इसको क्रिटिसिज्म मिलना ही था। और इसी के बाद फिर केस आता है हमारा ओएनजीसी,
एक और केस है द्वारका दास का, वो भी पढ़ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी रीजनिंग से, उसमें भी यही बात की गई है, ओएनजीसी में भी यही बात की गई है। द्वारका दास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें साफ बात कह दी गई है भैया, लॉस, हमें लॉस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो लॉस हुआ है ना, एक्चुअल लॉस, नो नीड टू प्रूफ। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस लिखे हैं तो यू हैव टू पे, ठीक है, तो क्लेम मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो। बट पेनल्टी वाली बात फिर भी है, पेनल्टी अगर लिखी है तो कोर्ट डेफिनेटली रीजनेबल देगी अमाउंट। अगर पेनल्टी बहुत ज्यादा लिख दी है तो कोर्ट क्या करेगी, रीजनेबल पे ले आएगी उसको। ये बात तब भी अप्लाई होगी और अभी भी अप्लाई होगी। ये बात समझ में आ गई? पेनल्टी तो रीजनेबल होनी ही चाहिए, राइट? तो ओएनजीसी का केस है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन वर्सेस सॉ पाइप्स। सॉ पाइप्स लिमिटेड 2003। ठीक है, इसमें भी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ फॉर द सप्लाइंग ऑफ द गुड्स, और यहाँ पे ऑलरेडी प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस लिखे हुए थे, प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस, कि भैया अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, डैमेजेस देने पड़ेंगे, टाइमली डिलीवर नहीं हुआ। और हुआ क्या, इसमें डिले हो गया, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो डिले हो गई। अब डिले हो गई, ऑलरेडी चीज डिसाइडेड है कि भाई अगर आपने डिले किया तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा ना। व्हाई? बिकॉज दैट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपके। जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो उसको अप्लाई करो ना सीधा, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो? जब ये डिले हुआ, डिस्प्यूट आया, तो मैटर गया आर्बिट्रेटर के पास। आर्बिट्रेटर ने कहा भाई एक्चुअल लॉस तो हुआ ही नहीं है, डिले की वजह से देयर इज नो लॉस, actual no actual loss। arbitrator ने कहा there is no actual loss, then why should pay? why pay? जब actual loss ही नहीं है, if you are not able to prove your actual loss, then why you are asking for the payment damages? बट इस आर्बिट्रेटर को चैलेंज करा, जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया वहां कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, और वो अनरीजनेबल भी नहीं है। इवन इट नॉट रीजन, ऐसा भी नहीं कि वो अनरीजनेबल है। तो कोर्ट ने कहा इसको एनफोर्स कराइए, पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमने इसमें देखा ओएनजीसी में भी क्या बात आई है, ओएनजीसी कहता है तो कोर्ट अवार्ड करेगी रीजनेबल डैमेजेस, रीजनेबल डैमेजेस देगी अगर पेनल्टी बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन में बता रहा हूं सारे केसेस का, कोर्ट रीजनेबल डैमेजेस देगी। अगर पेनल्टी बहुत हाई है तो क्या कर सकती है कोर्ट? कोर्ट इसको, पेनल्टी बहुत हाई है तो इसको रिड्यूस कर सकती है, कोर्ट बिल्कुल नीचे ला सकती है अमाउंट को, और अगर ऑलरेडी रीजनेबल है तो वो तो पे ही करेगी। अब क्वेश्चन आता है एक्चुअल डैमेज प्रूव करने का है या नहीं है, एक्चुअल डैमेजेस प्रूव करे या ना करे? आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। अंडर सेक्शन 74 में रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी वो डैमेजेस जो वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली द डैमेज शुड बी रीजनेबल। 73 किस बारे में बात करता है? 73 बात करता है जहां पे कोई डैमेज निर्धारित है ही नहीं। 73 में तो आपको, क्योंकि जब कुछ लिखा ही नहीं है, देन यू हैव टू प्रूव इट ना, कि भैया कितना नुकसान हुआ है तुम्हें। प्रूव क्या करोगे? यूजुअल डैमेज या स्पेशल डैमेज। 74 में क्या प्रूव करोगे आप? 74 में आपको प्रूव कुछ करना ही नहीं है,
ना ही नॉट एक्चुअल डैमेज। ये बात तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, लेटेस्ट केस में यही बात आ गई। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टिपुलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, बट स्टिपुलेटेड बहुत हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत हाई है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको कोर्ट रिड्यूस करेगी, क्योंकि कोर्ट को क्या करना है, रीजनेबल अमाउंट देना, रीजनेबल डैमेजेस देने हैं, ठीक है, रीजनेबल कंपनसेशन देना है कोर्ट को। तो यानी हाई को तो रिड्यूस किया जा सकता है, और एक चीज और हम समझ चुके हैं, जो लिखा है उससे ज्यादा नहीं दे सकती कोर्ट, नॉट एक्सीडिंग। इसका मतलब कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती। इज दैट क्लियर? और कोर्ट ने एक बात और कही थी, इसी केस में कही थी कि अगर टर्म्स क्लियर हैं, इफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरे टर्म्स एंड कंडीशन है, स्टिपुलेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसको एज इट इज अप्लाई करो फिर, ठीक है। तो एक्चुअल डैमेज फिर सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बट रीजनेबलनेस हमेशा कोर्ट देखती है। हम आपसे एक बात ऑलरेडी कर चुके थे, आपको याद होगा, जब हम बात कर रहे थे अनड्यू इन्फ्लुएंस की, हमने एक चीज देखी थी, जब मैंने लोन लिया तो कोरोना के चलते में मैंने लोन लिया था, कंडीशन ऐसी थी मुझे लोन लेना ही पड़ा। जब कंडीशन ऐसी थी मुझे लोन लेना ही पड़ा, और लोन मैंने ले लिया 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो कोर्ट के सामने मैं जाऊंगा, योर लॉर्डशिप मैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में था, आई वाज अंडर अ वेरी इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द कोरोना, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, आई वाज नॉट गेटिंग लोन फ्रॉम एनीवेयर एंड आई हैव टू पे 75 रेट ऑफ परसेंट पर एनम। तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर कोर्ट को नजर आया है कि मेरी परिस्थिति का गलत फायदा उठाया गया है, द कोर्ट कैन रिड्यूस इट। आपने पढ़ा था 19 का ए भी पढ़ा था आपने, जहां पे कोर्ट रिड्यूस भी कर सकती है, कोर्ट को जो उचित लगे कोर्ट वो कर सकती है। 19 का ए अनड्यू इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रहा हूं, राइट। ये हमारा खत्म हो जाता है पूरा का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, पूरा 75 तक इट्स डन।